हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक आदिया। और हम लोग यहाँ पर अब स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में कि मौर्यकालीन प्रशासन क्या है और उसमें किस तरीके की राज व्यवस्था वहां पर चल रही है, चलती थी मतलब। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था तीनों चारों राजाओं के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था, दूसरा बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा था, इनका समय, अशोक के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था इसके साथ में अंतिम जो सम्राट था वह दत्त, जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी। और सेनापति का जो नाम था उसका नाम था पुष्यमित्र, जिसने शुंग वंश की यहाँ पर स्थापना की। तो ये चीज हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आपके सिलेबस में है इसका आर्ट और कल्चर है। तो कला में अगर हम मौर्य काल में पढ़ेंगे तो हमारे पास आते हैं एक तो इनके अभिलेख जितने भी मिले हैं, जो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जो स्तंभ लेख है इनके, कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला, गुहा लेख जो मिले हैं, ये चीजें इनके आर्ट में यहाँ पर हमें आती है। सम्राट अशोक के बारे में हम देख रहे थे, तो उसके जो धम्म के सिद्धांत थे वो वहां से हमें आज यहाँ पर स्टार्ट करना था कि प्रशासन को किस तरीके से अशोक के सिद्धांतों ने प्रभावित किया। तो सबसे पहले इसके धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। सबसे पहले इसका जो धर्म का सिद्धांत था वो था सहिष्णुता। सहिष्णुता इसके धर्म का सबसे मुख्य सिद्धांत था। इसका जो मुख्य धर्म था वो बौद्ध धर्म था। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, मगर इसने अन्य सभी धर्मों को समभाव से उसका सम्मान किया और उन्हें भी मानने की अनुमति इन्होंने दी। अशोक ने सर्वाधिक बल सहिष्णुता पे दिया है। और ऐसा जो है कि सहिष्णुता के बारे में जो इनका उल्लेख मिला है वो इनके 7वें, 11वें और 12वें शिलालेख से यहाँ पर हमें मिलता है कि जो धर्म का सिद्धांत इनका था, धम्म का, उसमें सहिष्णुता इनका मुख्य सिद्धांत है। इसके अलावा दूसरे लघु शिलालेख से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है सहिष्णुता के बारे में। ठीक है। दूसरा जो आपका इसमें धम्म का सिद्धांत है वो ये है अहिंसा। अहिंसा का मतलब जो कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का जो मन परिवर्तित हुआ था उसमें इसने अहिंसा को अपना लिया। ये इसका दूसरा बुनियादी सिद्धांत कहलाया। इसके बाद इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा इसने कर दी थी। और ये इसका दूसरा बुनियादी सिद्धांत है। ये हमें इसके दूसरे शिलालेख से ये चीज हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो तीसरा सिद्धांत आता है वो आता है इसका आडंबरहीनता। यानी दिखावा बिल्कुल नहीं करना होता है अपने धर्म को मानने के लिए कि आप पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो ये आडंबरहीनता के बारे में इसके 90वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। चौथा इसका जो आता है सिद्धांत वो है इसका लोक कल्याण। लोक कल्याण की भावना इन्होंने सर्वोपरि रखी है। लोक कल्याण के लिए इन्होंने धर्म यात्राएं की और इसका उल्लेख हमें मिलता है 7वें स्तंभ लेख से। ठीक है। 7वें स्तंभ लेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरे शिलालेख में भी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो लोक कल्याण के कार्यों में इन्होंने कुएं खुदवाए, लोगों की मदद की, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की, उन्हें ये सिखाया कि किस तरीके से अहिंसा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलकर वे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका 5वां नेक्स्ट सिद्धांत आता है वो है पवित्र नैतिकता। पवित्र नैतिकता का मतलब संभाव से है यहाँ पर कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर और प्रेम से रहे। तो ये इसके 5 कुल धर्म के सिद्धांत थे, जिसमें पहला सिद्धांत सबसे मुख्य था और दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था। पहला सिद्धांत सहिष्णुता और दूसरा सिद्धांत इसका क्या था, अहिंसा था। अब इसका जो तीसरा स्तंभ लेख है, तीसरे स्तंभ लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो तीसरा स्तंभ लेख हमें ये जानकारी देता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए है। और ये जो आत्मनिरीक्षण होता है ये मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में जानना कि आप क्या हैं, कैसे हैं, वो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और इससे जो इस तीसरे स्तंभ लेख में क्या कहा है
इस आत्मनिरीक्षण को तीसरे स्तंभ लेख में निज्जति कहा है। ये वर्ड आप ध्यान रखें, निज्जति शब्द इसको कहा है तीसरे स्तंभ लेख में, आत्मनिरीक्षण यानी खुद के बारे में विचार करना। चौथे स्तंभ लेख में इसने बोला है कि चौथे स्तंभ लेख में इसने प्रजा को अपनी संतान बताया है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया है, तो चौथे स्तंभ लेख में इसने प्रजा को अपनी संतान बताया है कि प्रजा मेरी संतान की तरह है। अब यहाँ पर धर्म की बात आती है कि धर्म को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग विचार थे। सबसे पहले फ्लीट की बात करें तो फ्लीट ने जो ये है, ये धम्म जो हम पढ़ते हैं इसको इन्होंने राजधर्म बोला है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये धम्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा, ये धर्म ही धम्म है जिसको फ्लीट ने राजधर्म बोला है। राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार, राधा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार इसी धर्म को सार्वभौम धर्म बोला है, सार्वभौम धर्म बोला है। भंडारकर जी के अनुसार, ये कुछ नाम है आपके, भंडारकर जी के अनुसार इन्हें उपासक बोध धर्म इसको कहा है। ये इसी धर्म को इन अलग अलग जो साहित्यकार हैं उन्होंने ये नाम यहाँ पर दिए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि ऐसी जानकारी हमें मिलती है महावंश और दीपवंश से, ठीक है, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपवंश और महावंश जो दो साहित्य है, यहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने क्या किया था, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति करी थी। ये तृतीय बौद्ध संगति इसने कहाँ करी थी, तो ये तृतीय बौद्ध संगति इसने करी थी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में यहाँ पर इस संगति के जो अध्यक्ष थे, इस संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस, ये नाम है, ये इसके अध्यक्ष थे। ये एक यहाँ से अशोक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि वो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में की जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे, और ऐसी जानकारी हमें दीपवंश और महावंश से मिलती है। एक आता है आपका कलिंग का पृथक शिलालेख, ठीक है। कलिंग का जो पृथक शिलालेख है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अशोक है उसने हमेशा सर्वलोक हित की बात की है, सर्वलोक हित की इसने बात की है, लोगों की भलाई के बारे में इसने यहाँ पर सोचा है। अशोक के बाद जो कुणाल राजा आया था, ये हमने शायद लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया, तो उसको क्या बोला है, ये चीज लास्ट वीडियो में बताना रह गया था कि जो कुणाल राजा था उसको दिव्यावदान में, दिव्यावदान साहित्य है, जैन साहित्य, दिव्यावदान में इसे धर्म विवर्धन, धर्म विवर्धन इसको कहा है। किसको कहा है, कुणाल को कहा है, कुणाल को धर्म विवर्धन कहा है दिव्यावदान में। और इसी के साथ में इस वक्त कुणाल के समय कश्मीर का राजा कौन था, कश्मीर का राजा जलोक था। ऐसा हमें कहां से सूचित मिलेगा, तो कश्मीर के बारे में अधिकतर जो जानकारी है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलती है, वो कल्हण की जो राजतरंगिणी है उससे हमें मिलती है कि उस वक्त कश्मीर का राजा कौन था, जलोक था। अब ये चीजें हमने पढ़ ली कि कुणाल जो है वो अंधा था, तो इसके दो पुत्र थे, संप्रति जिसने भी राज किया, और उसके अलावा जो दूसरा पुत्र था इसका दशरथ, दशरथ ने भी यहाँ पर राज्य किया, और दशरथ की जो नागार्जुनी गुफाएं हैं वो उसने आजीविकों को दी थी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर इसका जो है धर्म का सिद्धांत यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रशासन की, ठीक। अब डायरेक्टली हम प्रशासन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रशासन व्यवस्था क्या थी अशोक के काल में,
प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अशोक के काल की ये थी कि अशोक का जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत प्रशासन था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। केंद्रीकृत प्रशासन था यानी सारी सत्ता राजा के हाथ में भी थी और राजा ने अपनी समस्त अधिकारों को अलग अलग लोगों में या मंत्रियों में बांट दिया था। सेकंड जो चीज आती है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है और उसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य यानी चाणक्य ने कहा है। चाणक्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो चाणक्य ने इसी अर्थशास्त्र में सिद्धांत दिया है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत की यहाँ पर बात की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब इस सप्तांग सिद्धांत में इस कौटिल्य ने राज्य के, किसके, राजा के नहीं, राज्य के कितने अंग बताए हैं? 7 अंग बताए हैं कि यदि कोई भी राज्य तब कहलाएगा जब उसके पास एक तो राजा हो, ठीक है, दूसरा उसके पास क्या हो, उसका अमात्य हो यानी उसका मंत्री हो, तीसरा उसके बाद में उसके पास उसके जनपद हो, ठीक है, चौथा उसके पास में क्या हो, उसके पास में अपना एक किला हो, उस राज्य का दुर्ग हो, पांचवा उसका अपना कोष यानी उसका एक खजाना हो राज्य का, छठा उसका जो गुण था उसके उस राज्य की अपनी एक सेना होनी चाहिए, और सातवां और अंतिम अंग जो राज्य का माना है मित्र यानी उसके मित्र होने चाहिए राज्य के। अब राजा जो है यह उस राज्य के मुख के समान है। अमात्य जो प्रधानमंत्री है यानी जो कार्यकारिणी है वो उसकी आंखें हैं। जनपद जो है उसकी जंघाएं यहाँ पर बोला गया है। इसमें दुर्ग को यहाँ पर इसकी बाहें बताया गया है। कोष को यहाँ पर इसका मुख बताया गया है। सेना की तुलना राज्य के मस्तिष्क से की गई है और मित्र की तुलना राज्य के कान से की गई है। तो ये आपका सप्तांग सिद्धांत है। ऐसा इतना डिटेल में हिस्ट्री में नहीं पूछा जाता। हिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट पेपर हम तैयार कर रहे हैं उसमें नहीं पूछा जाता। हिस्ट्री में तो शायद और भी डिटेल पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है तो ये है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही है, इन्होंने दिया है। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किसमें है? अर्थशास्त्र में है। और सप्तांग सिद्धांत में क्या बताया गया है? तो इसमें राज्य के 7 अंग यहाँ पर बताए गए हैं। ये चीज यहाँ पर हमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से यहाँ पर मतलब डिनोट होते थे। तो प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से हमारी अभी भी आरएएस आरएएस की परीक्षाएं जो होती है आईएएस और आरएएस की, ठीक उसी तरह उस टाइम पे भी ये लोग प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने के लिए एक एग्जाम लेते थे। ठीक है, उस एग्जाम को क्या कहते थे? उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। यानी उस जमाने का जो आरएएस होता था उसे क्या कहते हैं? उपधा परीक्षण यहाँ पर कहा जाता था। और इस उपधा परीक्षण को पास करने के बाद ही प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। अब इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे बिल्कुल मौर्य काल में भी कितनी एडवांस इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया था। इनका अपना एक मंत्री परिषद होता था। ठीक है, मंत्री परिषद जिस तरीके से अभी अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, विधानसभा में जिस तरीके से मंत्री बैठते हैं, ठीक उसी तरीके से इनकी भी अपनी एक मंत्री परिषद होती थी। और इस तरीके के मंत्री परिषद में अलग अलग जो भी इनके अध्यक्ष होते थे वो सब काउंट किए जाते थे। इसके अलावा एक छोटी और मतलब मंत्री परिषद जैसा ही होता था जिसे हम कह सकते हैं थिंक टैंक हमारा बोल सकते हैं। तो वो थिंक टैंक इनका जो था उसको ये लोग कहते थे परिषा मंत्रिण। ये शब्द आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, वैसे से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। परिषा मंत्रिण, मंत्री परिषद अलग अलग है। मंत्री परिषद इसमें सारे जो भी इनके कार्यकारी अधिकारी है वो आते थे। परिषा मंत्रिण इनका एक तरीके से थिंक टैंक हो गया, यानी कोई बहुत ज्यादा इन्होंने कोई स्पेशल मुद्दे पर डिस्कस करना है तो इस तरीके की एक छोटी सी एक अलग से मंत्री परिषद होती थी, उनसे ये लोग डिस्कस करके अपने राज्य के नियम और अन्य चीजों को ये लोग बताते थे। ये यहाँ तक क्लियर। अब केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन इनका जो है, जिस तरीके से हमारे सिस्टम होते हैं भाई, शिक्षा विभाग अलग है, कृषि विभाग अलग है,
इस तरीके से इनके केंद्रीय प्रशासन में भी विभाग होते थे और इन विभागों की संख्या कितनी थी? 18। 18 विभाग थे। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फला डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, तो इनके जो डिपार्टमेंट्स थे उनको तीर्थ बोला जाता था। इनके डिपार्टमेंट्स को लोग क्या बोलते थे? तीर्थ बोला जाता था। तीर्थ के जो अध्यक्ष होते थे वो अध्यक्ष क्या कहलाते थे? इनके महामात्य कहलाते थे। ठीक है, यानी ये हो गए उनके एमएलएज। ठीक है, एमएलए से तो तुलना नहीं कर सकते, मतलब लाइक एमएलए जो यहाँ पर आए हैं ये इनके महामात्य यहाँ पर हो गए। महत्वपूर्ण कौन कौन से थे इसमें? इंपॉर्टेंट 18 में से हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो वो है इनका एक तो मंत्री, जिनसे ये लोग जो हर मुद्दे पे जिनसे ये लोग मतलब आपस में बातचीत करके और जो रिजल्ट्स निकालते थे उसमें मंत्री। एक इनका होता था पुरोहित। ठीक है, मंत्री, पुरोहित। एक इनका जो इंपॉर्टेंट था पार्ट वो था सेनापति। ये सब इसी 18 विभाग यानी तीर्थ के ही पार्ट है, सेनापति। और एक इंपॉर्टेंट होता था इसमें इनका युवराज, यानी इनसे मंत्रणा करना तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी मुद्दे पर यहाँ पर अगर डिस्कशन कर रहे हो तो भाई ये उस सभा में ये लोगों का होना उपस्थित होता था। अब केंद्रीय प्रशासन में यहाँ पर जो केंद्र बिंदु था, केंद्रीय प्रशासन का जो केंद्र बिंदु था वो कौन था? तो ऑब्वियसली सी बात है, केंद्र बिंदु कौन होगा? राजा होगा, कि उस समय जो भी राजा है मगध का वो उसका केंद्र बिंदु हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गई आपकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मैंने बता ही दिया आपको कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए एक तरीके से। और ये किस लिए होते थे? ये परामर्श हेतु होते थे। अब इनके भी नाम है। आंतरिक मंत्री परिषद के बारे में हमने पढ़ ही लिया। आंतरिक मंत्री परिषद इनकी क्या है? परिषद मंत्री ने है, जिसमें 3 से 4 सदस्य यहाँ पर होते थे। अब इनके अधिकारियों की बात हम करेंगे कि अधिकारी कौन कौन से हैं। अधिकारियों की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा कि कितने विभाग है? 18 विभाग है, जिनको इन्होंने क्या कहा है? तीर्थ कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है एक तो समाहर्ता। समाहर्ता कौन है भैया? तो समाहर्ता जो है वो राजस्व एकत्रित करता था, यानी टैक्स वसूली का काम किसके पास था? समाहर्ता के पास था। समाहर्ता आ जाओ भाई, टैक्स मुझे जमा करा दो। आय व्यय का जो ब्यौरा था राज्य का कि कितना इन्होंने आया है और कितना इन्होंने राज्य के बाहर भेजा है, उसका ब्यौरा भी समाहर्ता के पास रहता था। वार्षिक बजट जो था इनका वो भी इनका समाहर्ता ही तैयार करता था। ये चीज यहाँ पर आपको देखनी है। तो समाहर्ता जो है एक इंपॉर्टेंट अधिकारी इनका होता था। दूसरा अक्षर जो एग्जाम में पूछा गया है वो है सन्निधाता। सन्निधाता कौन है? तो सन्निधाता जो है वो कोषाध्यक्ष कहलाता था। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सन्निधाता यहाँ पर कहा जाता है। यानी राजकीय कोष का जो मुख्य अधिकारी है, मुख्य अधिकारी कौन था आपका? ये सन्निधाता। मुख्य अधिकारी कौन है? सन्निधाता यहाँ पर राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी यहाँ पर है। इसके काम क्या क्या होते थे? तो ये अन्नागार बनाना, यहाँ पर अन्नागार बनवाना, यानी खेत के बड़े बड़े यहाँ पर वो बर्तन भांडे जिस तरीके से, नहीं सॉरी, आप अन्नागार मतलब अनाज को सुरक्षित रखने के जो तरीके हैं उनके, जिस तरीके से उनको मतलब वो खराब नहीं हो, वो सब देखने का इसमें कोषाध्यक्ष काम करता था। अब इसके अलावा और भी हैं तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सीताध्यक्ष कौन था? सीताध्यक्ष भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये कृषि योग्य जो भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि का अधिकारी, अध्यक्ष या अधिकारी जिसको हम बोलते थे, वो सीताध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पणन्याध्यक्ष क्या है? पणन्याध्यक्ष जो है आपका, पणन्याध्यक्ष आपका व्यापार का जो देखरेख करने वाला है वो आपका पणन्याध्यक्ष है। सूत्राध्यक्ष आपका कौन है? सूत्राध्यक्ष जो है कताई और बुनाई के ऊपर ध्यान रखने वाला, कताई बुनाई पर ध्यान रखने वाला जो अधिकारी है वो सूत्राध्यक्ष है। लूना अध्यक्ष कौन था? तो लूना अध्यक्ष जो है आपका वो बूचड़ खाने का ध्यान रखता था। बूचड़ खाने का अधिकारी आपका लूना अध्यक्ष है। इसके अलावा विविता अध्यक्ष है। विविता अध्यक्ष कौन है?
तो विविता अध्यक्ष जो है चारागाह से रिलेटेड है। विविता अध्यक्ष चारागाह से रिलेटेड है। इसके बाद आता है लक्षणा अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष जो है आपका वो मुद्रा जारी करता था। लक्षणा अध्यक्ष जो है आपका वो मुद्रा जारी करता था। ये मुद्रा जारी करने का काम लक्षणा अध्यक्ष का होता था। इसके अलावा आर्टविक एक बार एग्जाम में, किसी और एग्जाम में पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आर्टविक जो था यहाँ पर वो वन विभाग का प्रमुख था। आर्टविक आपका कौन है? वन विभाग का प्रमुख। वन विभाग का प्रमुख आपका कौन कहलाता था? आर्टविक कहलाता था। इसके अलावा जो होते थे, एक युक्त और उपयुक्त नाम लिखा है। तो युक्त और उपयुक्त जो है वो निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। इनके निम्न स्तर के कर्मचारी को क्या कहते थे? युक्त और उपयुक्त। यानी इनके एलडीसी यूडीसी का काम युक्त उपयुक्त वाले लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 18 विभाग है। तो ये पोतवाध्यक्ष है, पोतवाध्यक्ष हो गया। और उसके अलावा बंधनागाराध्यक्ष हो गया। उसके अलावा मुद्रा अध्यक्ष हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर इनके कर्मचारी उपयुक्त यहाँ पर नियुक्त किए जाते थे। नगर व्यवहारिक जो है वो किसका ध्यान रखता था? नगर व्यवहारिक न्याय का ध्यान यहाँ पर रखता था। अंत महामात्र का काम क्या था? तो अंतरय महामात्र का काम था सीमावर्ती क्षेत्र में यहाँ पर ध्यान रखने का काम था। अब हम इसके प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। प्रांतीय प्रशासन को यहाँ पर किस तरीके से बांटा, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रांतीय प्रशासन जो है, इनके जो प्रांत है उसको 5 हिस्सों में, यानी 5 प्रांत में इन्होंने जो मगध था उसको, पूरे मगध का मतलब सिर्फ मगध सिटी नहीं है, मगध को इन्होंने, यानी जैसे कि ये भारत है, इसमें जहां जहां भी अभी मौर्य साम्राज्य है, उस मौर्य साम्राज्य को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 5 यहाँ पर प्रांत में इसने बांटा था। तो पहला जो था यहाँ पर उत्तरापथ, यहाँ पर पहला है, ये है। इसकी राजधानी जो थी वो है तक्षशिला। दूसरा आपका यहाँ पर है अवंती राष्ट्र, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी थी उज्जैनी, ठीक है। तीसरा आपका जो है यहाँ पर कलिंग है। कलिंग की राजधानी तोशली थी। चौथी जो आपकी राजधानी है यहाँ पर, चौथा जो प्रांत है यहाँ पर दक्षिणापथ है। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। और पांचवा जो आपका था वो था इनका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र। अब यहाँ पर ये सिचुएशन हम देखेंगे कि उत्तरापंथ यहाँ पर कहाँ है सिचुएशन में। यहाँ पर ये जो पाकिस्तान से लगता हुआ शिला है, क्योंकि जो तक्षशिला है वो प्रेजेंट काल में कहाँ पर है? पाकिस्तान के उधर उस वाले एरिया में है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी ये वाला एरिया इनका कहलाता था। कलिंग यहाँ पर है। दक्षिणापंथ ये कर्नाटक केरल वाला टच वाला एरिया जो है। मध्य देश, अब मध्य देश क्योंकि यहाँ पर इनका जो सेंटर था वो मगध था, और मगध की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, इसलिए इनकी जो दिल्ली है वो क्या हो गई? इनकी दिल्ली का नाम हो गया पाटलिपुत्र। इनका सारा जो सेंटर है, केंद्र कहाँ से हो गया? यहाँ से हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और ये जो नक्शा है वो डिटेल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10th की बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हर एक जनपद, उसकी राजधानी और उसकी अभी वर्तमान भारत में उसकी जो स्थिति है उसके साथ उसको कनेक्ट करके बताया गया है। तो आप ये नक्शे वहां से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर इनके जो अध्यक्ष है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रांत। प्रांत का अध्यक्ष कौन हुआ? उसको प्रांताध्यक्ष भी कहते थे
और उसका अध्यक्ष होता था कुमार या आर्यपुत्र, यानी एक राजा के 4 बेटे हैं या 5 बेटे हैं तो उनमें से, या 2 बेटे हैं तो उनमें इस तरीके से प्रांत का उनको हेड बना देते थे। उसके बाद नेक्स्ट इनका आता है विषय। विषय में ये डिवाइडेड था। विषय या फिर इनको कहते थे आहार, विषय भी कहते थे और आहार भी कहते थे। आहार इनको कौन संभालता था? तो इनका जो हेड होता था वो इनका क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। नेक्स्ट इसके बाद आता था विषय, किसमें डिवाइडेड था? तो विषय जो है वो जिले में डिवाइडेड था और जिले का जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था? स्थानिक कहलाता था, यानी ये इनका एसडीएम हो गया। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करेंगे जिले किस में डिवाइडेड थे? तो गांव में डिवाइडेड थे और गांव का अधिकारी जो था सरपंच, उस टाइम क्या कहलाता था? वहां का सरपंच जो था वो ग्राम अधिकारी कहलाता था। 10 गांव पे 10 गांव पे एक गोप होता था। ठीक है, 10 गांव पे एक गोप होता था। तो ये गोप जो है वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होता था? आपका जो ये गोप है वो किसको सूचना देता था? ये सूचना देता था प्रदेष्ट्री को। अलग अलग होते थे इनके भी हेड्स। प्रदेष्ट्री कौन होता था? ये प्रदेष्ट्री क्या करता था? ये जो गांव है या फिर जिले के जो स्थानिक अधिकारी हैं या जो विषयपति है, ये ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके कार्य की जांच जो है वो कौन करता था? प्रदेष्ट्री करता था। यानी इनको सूचना किसको देनी पड़ती थी? प्रदेष्ट्री को इसको सूचना देनी पड़ती थी, भाई सब काम ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर ये जो जिले हैं इसके साथ में भी एक चीज और आती है। ये जो जिले हैं वो किसके अंडर में थे? ये समाहर्ता के अंडर में थे। ठीक है, समाहर्ता इन जिलों के ऊपर हुआ करता था। ठीक है, ये जिले यानी स्थानिक को किसको रिपोर्ट देनी है? स्थानिक को समाहर्ता को भी रिपोर्ट देनी है और स्थानिक को प्रदेष्ट्री को भी रिपोर्ट देनी थी। ये जो प्रदेष्ट्री है ये समाहर्ता के अंडर में हुआ करते थे। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखने हैं। प्रदेष्ट्री समाहर्ता से छोटा है, इसके अंडर में ये काम कर रहा है। समाहर्ता यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से न्यूज लेता था सारी, और ये जो स्थानिक थे यहाँ के, यानी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाले जो हेड थे वो समाहर्ता को भी न्यूज देते थे और प्रदेष्ट्री को भी न्यूज यहाँ पर देते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नाम और आते हैं, जैसे प्रदेष्ट्री जो थे ये अक्सर भूमि से रिलेटेड जो चीजें होती थी उनका ध्यान रखते थे। राजुक नाम जो आता है वो आता है न्याय से रिलेटेड, यानी न्याय संबंधी कार्यों का जो लेखा जोखा है, ब्यौरा है या जो भी सूचना है वो किसके पास मिलेगी? सूचना क्या मतलब जो न्याय का काम होता था वो राजुक के पास होता था। तीसरा आता है युक्त। युक्त किसका काम करता था? ये लेखे जोखे का काम करता था, यानी डिटेल, आप जो रिटर्न डिटेल है वो आपको किसके पास मिलेगी? उस जमाने की युक्त के पास में मिलेगी। तो ये यहाँ पर कुछ इसकी जानकारी थी प्रांतीय प्रशासन की। ये जानकारी हमने अभी किसी की पढ़ी है? प्रांतीय प्रशासन की हमने ये जानकारी यहाँ पर पढ़ी है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में नगर प्रबंध की जानकारी हम पढ़ेंगे। नगर प्रबंध यहाँ पर किस तरीके से था? तो ये जो नगर प्रबंध का ब्यौरा दिया है ये मेगास्थनीज के अनुसार मिला है। मेगास्थनीज की इंडिका से हमको ये ब्यौरा मिला है कि इनका नगर प्रबंध किस प्रकार से होता था। नगर का जो हेड होता था, नगर का हेड सबसे पहले वो क्या कहलाता था? नगर प्रशासन अध्यक्ष कहलाता था। यानी आपका जो शहर का महापौर हो गया, कौन हो गया? नगर प्रशासन अध्यक्ष यहाँ पर कहलाता था। ठीक है, इसके हेल्पर कौन थे? इसके हेल्पर गोप, स्थानिक, प्रदेष्टिक, ये सब इसको रिपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके ये सब कौन हो गए? ये सब इसके हेल्पर हो गए। ठीक है, अब नगर से नीचे ये जो नगर प्रशासन व्यवस्था थी इसको यहाँ पर 6 भागों में इन्होंने बांटा था। कितने भागों में? 6। तो पहली तो थी आपके उद्योग, शिल्पों का निरीक्षण। उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर एक इस तरीके से समिति या कमेटी होती थी जिसमें कितने अध्यक्ष कितने मेंबर होते थे? 5 मेंबर यहाँ पर होते थे हर एक में। दूसरी कमेटी आपकी होती थी जो ध्यान रखती थी विदेशियों की देख रेख का ध्यान रखती थी ये कमेटी।
और इस कमेटी में भी कितने मेंबर हैं, तो इसमें भी 5 मेंबर हैं। तीसरी आपके जो है वो होती थी जन्म मरण का लेखा जोखा रखने की। अशोक के काल की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जन्म मरण का लेखा जोखा है ये सिर्फ और सिर्फ मौर्य काल में ही पाया गया है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट है। इसमें भी 5 मेंबर आपके हैं। चौथा आपका है यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य। इसका ध्यान कौन रखना है, इसका व्यापार और वाणिज्य के लिए भी एक कमेटी होती थी, उसमें भी 5 मेंबर यहाँ पर हैं। छठी आपके पांचवी आपके जो कमेटी है वो है निर्मित वस्तुओं का विक्रय करने के लिए भी एक उसका ध्यान रखने के लिए कमेटी, उसमें भी 5 मेंबर। और जो छठी और लास्ट कमेटी है वो है आपके विक्रय मूल्य की। उसको नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये विक्रय मूल्य जो भी होता था उस विक्रय मूल्य का 10वां भाग यहाँ पर बिक्री कर के रूप में वसूलते थे लोग। यानी एक तरीके से कहते हैं कि जो सेल टैक्स इनका था, सेल टैक्स इनका कितना था, 1/10 भाग किसका, जो भी आपकी यहाँ सेल प्राइस है उसका, है ना। विक्रय कर का विक्रय मूल्य का 1/10 ये लोग किस में लेते थे, सेल टैक्स में यहाँ पर ये लोग लेते थे। जबकि ये तो सेल की बात हुई। भू राजस्व दर की बात करें तो भू राजस्व दर जो थी इनकी, यानी भूमि कर जो था इनका, वो 1/6 था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सेल टैक्स की अगर बात करें तो सेल टैक्स इनका 1/10 था और भूमि कर जो था, भू राजस्व कर जो टैक्स इनका जमीन पे लोग लेते थे, जमीन की उपज पे, तो वो इनका 1/6 था। ये चीज यहाँ पर आपको देखनी है। नेक्स्ट आती है इनकी सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था इनकी किस तरीके की थी ये हम यहाँ पर देखेंगे। सैन्य व्यवस्था में सेम चीज थी, 6 समितियां थी, ठीक है। 6 समितियां देखरेख करती थी और हर समिति में कितने आदमी थे, 5 आदमी थे। 6 समितियों में हर एक समिति में 5, यानी सैन्य व्यवस्था की जो पूरी देखरेख है वो 30 सदस्य मिलके करते थे। यहाँ पर ये क्लियर है। अब ये जो पूरी सेना थी, ये सेना कितने भागों में यहाँ पर बटी हुई थी ये हमको देखना है। तो पूरी सेना जो है वो 5 विभाग में यहाँ पर बटी हुई थी, ठीक है। 5 विभाग में सबसे पहले जो है यहाँ पर पैदल सेना थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे अश्व, तीसरे नंबर पे हाथी सेना, चौथे नंबर पे है आपकी रथ, 5वें नंबर पे आती है आपकी नौसेना, ठीक है। तो अशोक की नौसेना बहुत समृद्ध थी, इसलिए इसके बंदरगाह और उनसे होने वाला व्यापार भी बहुत समृद्ध था। तो इनकी जो देखरेख है, इन पांचों जो विभाग थे उनकी देखरेख ये 6 समितियां करती थी। और इन्हीं समितियों में से हर एक समिति में 5 मेंबर हुआ करते थे। और इस तरीके से टोटल कितना हो गया, इसमें 6 समितियां, हर समिति में 5, यानी 30 मेंबर की ये पूरी तरीके से सैन्य व्यवस्था संभालने का जो पूरा ग्रुप है इनका वो हो गया। अब यहाँ पर इनके सैनिक प्रबंध का कार्य जो करता था, सैनिक प्रबंध का जो कार्य करता था उसको ये लोग कहते थे अंतपाल, ठीक है। एक तरीके से सैनिक प्रबंध का जो कार्य करता था वो अंतपाल इनका कहलाता था। और यही अंतपाल सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था, ठीक है। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी यही अंतपाल इनके हुआ करता था। मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा है कि चंद्रगुप्त के पास में, मेगास्थनीज किसके काल में आया, चंद्रगुप्त के काल में आया, तो चंद्रगुप्त के पास में 6 लाख तो पैदल सैनिक है, ठीक है। 6 लाख उसके पास पैदल सैनिक है, 50,000 इसके पास में अश्वरोही है, 50,000 इसके पास अश्वरोही है, 9,000 इसके पास हाथी है, 9,000 इसके पास हाथी है, और 800 इसके पास क्या है,
रथ है चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और इसी सेना के साथ में इसने संपूर्ण एक छत्र राज्य की स्थापना करी है। इसी के साथ इसने संपूर्ण यहाँ पर भारत आर्य क्षेत्र में एक छत्र राज्य की इसने स्थापना करी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी न्याय व्यवस्था क्या है। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ऐसा इसमें है, अभिलेख में लिखा है कि 26वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में इसने क्या किया, इसने राजकों को, अशोक ने राजकों को न्याय संबंधी स्वतंत्रताएं प्रदान करी, यानी आप अपने तरीके से न्याय कर सकते हैं। न्याय संबंधी स्वतंत्रताएं प्रदान करी, यानी न्याय की स्वतंत्रताएं इसने प्रदान करी। राजा जो है वो कहाँ बैठता था, राजा यानी केंद्रीय न्यायालय जो होता था, इनका जो सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट इनका कहाँ बैठता था, पाटलिपुत्र में था। अपना दिल्ली में है और इनका सुप्रीम कोर्ट पाटलिपुत्र में था। अब इसके बाद इसके डिटेल से हम देखें तो सबसे ऊपर तो हो गया राजा, ठीक है। राजा के पास कौन आ गया, केंद्रीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठ रहा है, पाटलिपुत्र में यहाँ पर बैठ रहा है। फिर उसके बाद में आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो तरीके के हो गए, जिनको कहते थे, एक तो होता था संग्रहण और दूसरा है आपके यहाँ पे द्रोणमुख, ठीक है। तीसरा आपके यहाँ पर है स्थानीय, और चौथा है आपके यहाँ पर जनपद स्तर के जो है आपके जुडिशियल डिपार्टमेंट वो। अब यहाँ जो ये है संग्रहण और द्रोणमुख, ये कौन से न्यायालय कहलाते थे, इनको कहते थे यहाँ पर धर्मस्थीय, यानी चोरी चकारी झूठ मूठ मतलब धोखाधड़ी के इनके जो केस हैं वो एक तरीके से क्या कहलाते थे, धर्मस्थलीय यहाँ पर कहलाते थे। इनको अपन सामान्य भाषा में अभी जो कहते हैं दीवानी अदालतें, जिनको कहते हैं अभी दीवानी अदालतें कहलाती थी, धर्मस्थीय जो संग्रहण और द्रोणमुख कहलाती थी। ये दोनों जो है आपके, इनको क्या कहते थे, कंटक शोधन कहते थे। कंटक शोधन, इसमें क्या हो गया, मर्डर का केस हो गया, लूट डकैती का केस हो गया, मतलब मार काट हत्या वाले जो केस हैं, यानी फौजदारी लड़ाई झगड़े के मामले, फौजदारी मामले जिनको बोलते हैं, वो फौजदारी अदालतें, ये हो गई आपकी कंटक शोधन, ठीक है। आज के जमाने में इनको फौजदारी कहते हैं, बाकी उस टाइम भी दो थी इनकी, एक थी धर्मस्थलीय और दूसरा था कंटक शोधन। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका न्यायालय भी पूरी तरीके से डिवाइडेड था, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ये स्थानीय जो आपके अधिकारी की बैठता था, तो ये जो स्थानीय जो कोर्ट था, इस कोर्ट का जो हेड था, इस कोर्ट का हेड आपका क्या कहलाता है, व्यवहारिक महामात्र कहलाता था। व्यवहारिक महामात्र कहलाता था, ठीक है। कौन से, इस स्थानीय कोर्ट का हेड। और जनपद स्तर के कोर्ट का जो हेड था वो क्या कहलाता था, रज्जुक कहलाता था। वो आपके क्या कहलाता था, रज्जुक कहलाता था। अब ये तो हो गया फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकंड लेवल। अब इसके बाद एक और लेवल आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल कौन सा है, ग्राम न्यायालय, यानी गांवों में जो न्यायालय होते थे उनको ग्राम न्यायालय कहते थे। ये ग्राम न्यायालय के जो अधिकारी थे वो कौन होते थे, या तो एक तो होता था ग्रामीणी, ठीक है, एक तो होता था ग्रामीणी जो उधर हेड होता था, और दूसरा ग्राम वृद्ध, यदि गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये मिलके गांव में न्यायालय का काम करते थे। तो न्यायालय व्यवस्था हमने यहाँ पर देख ली कि न्यायालय भी जो है वो दो तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड था। पहला तो क्या था, धर्मस्थीय, मुख्य तौर पे मोटे तौर पे दो तरीके के न्यायालय हैं, जहां से धर्म से या चोरी झूठ इस तरीके के लड़ाई, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा वाला तो दूसरा आ गया। लड़ाई झगड़े में हम बोलेंगे कंटक शोधन। सामान्य जो मामले थे वो धर्म स्तरीय उसमें जाते थे, और लड़ाई झगड़े मारपीट और इस तरीके के मामले हैं वो कंटक शोधन में जाते थे। धर्म स्तरीय में भी तीन तो धर्मस्थ होते थे,
ठीक है, 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य होते थे। 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य यहाँ पर होते थे। उसके अलावा यहाँ पर इसमें भी कंटक शोधन में भी 3 प्रदेष्टि और 3 ही यहाँ पर क्या है, अमात्य है। ये चीजें आपको यहाँ पर देख लेनी है एक बार हल्की सी नजर से। 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य है, इसमें 3 प्रदेष्टि और 3 यहाँ पर अमात्य है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी दीवानी अदालतें हो गई और ये हमारी क्या हो गई, फौजदारी अदालतें हो गई। तो इस तरीके से न्यायालय विभाग जो था इन लोगों का इस तरीके से डिवाइडेड था। इसके बाद लास्ट आता है इनका सोसाइटी, यानी समाज किस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेड था। यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, उनके व्यवसाय पर आधारित थी। वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से वर्ण व्यवस्था यहाँ पर 4 भागों में डिवाइडेड थी। ठीक है, इसके अलावा जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसमें उसने भारतीय समाज को, मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में यहाँ पर डिवाइडेड बताया है, जिसमें है पहला दार्शनिक, दूसरा आपका है यहाँ पर किसान, तीसरा है आपका पशुपालक, चौथा है आपका यहाँ पर कारीगर, पांचवा है आपका यहाँ पर सैनिक, 6 नंबर पे है आपका यहाँ पर निरीक्षक, 7th नंबर पे आपका यहाँ पर आता है सभासद, और सभासद और अन्य शासक वर्ग आपका इसमें आ जाता है। तो मेगास्थनीज की इंडिका से ये पता चलता है कि जो भारतीय समाज है वो इस तरीके से 7 भागों में यहाँ पर डिवाइडेड था। स्त्रियों की जो स्थिति थी मौर्य काल में, स्त्रियों की जो थी स्थिति वो थोड़ी सी उन्नत थी। क्यों? क्योंकि यहाँ इस समय विधवा विवाह होता था, विधवा विवाह भी होता था और नियोग का मतलब क्या हो गया, डिवोर्स केस, तलाक भी मौर्य काल के समय हुआ करते थे। ये यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी उन्नत थी। इसके अलावा गुप्तचर की बात करें तो गुप्तचर को मौर्य काल में गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा गया है, जिन्हें संस्था और संचार के नाम से जाना जाता है। संस्था और संचार, इनके जो लेडीज और जेंट्स यहाँ पर जासूसी का काम करते थे उनको कहते थे संस्था और संचार यहाँ पर, और ऑल ओवर गुप्तचर जो डिटेक्टिव थे उनको क्या बोलते थे, गूढ़ पुरुष यहाँ पर कहा गया है। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था मौर्य काल की थी। और इसमें जो है मैंने आरबीएससी बोर्ड से 10th और 12th की बुक से ये सारी डिटेल ली है। आप अगर मैप की हेल्प से इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक्स से मैप से भी इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो गुप्त काल पे होगा। गुप्त काल पे हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो करेंगे, तो उसमें हम फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि आप अगर आरबीएससी बोर्ड्स की बुक से ही पढ़े तो काफी है। फर्स्ट ग्रेड में जो हिस्ट्री में टॉपिक दिया है उसमें मौर्य काल में ये जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं ये मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमें डिटेल में पढ़ने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ जनरल अवेयरनेस का पेपर दे रहे हैं और उसके लिए इतनी नॉलेज काफी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्तकाल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।